अध्यात्म सारी समस्याओं का हल है, सही पूछा जाए तो। हमारी ही नहीं, देश की ही नहीं, वैश्विक समस्याओं का हल एकमात्र अध्यात्म है। 2004-05 में डकैती क्षेत्र में थोड़ा सा प्रभाव बचा हुआ था, और तो पहले था पर उसमें बचा हुआ था। तो हम ये देखते थे कि हम जिन परिवारों में जाते हैं वहाँ पर हमें माताएं बहनें इस प्रकार से व्यवहार करती थी जैसे मान लो अपने घर का बच्चा आ गया हो। भले डकैत क्षेत्र था, कुछ भी था। आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व हम जिन बातों को कह नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, व्यक्त नहीं कर सकते थे, आज व्यक्ति मौलिक स्वतंत्रता हो गई है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, बात अपनी खुल के कहते हैं, नेट पे भी देखते हैं, सर्च करते हैं, कितनी चीज़ें आप खुल के अब सामने आने लगी हैं। इसलिए लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर भक्ति का जागरण हो रहा है, साहस बढ़ रहा है, अपनी बात कहने का दम आ रहा है। और सांस्कृतिक रुझान बच्चों में भी हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रुझान हुआ। सोशल मीडिया का पूरा टाइप बदल गया। ऐसे पोस्ट आज से पहले नहीं दे गए, ऐसे अच्छे पोस्ट, समाज सेवा के पोस्ट, बदलाव के पोस्ट भी यानी अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। रुझान बिल्कुल हो रहा है और आगे चल के बहुत भविष्य खुशहाल है। हम जैसे सामान्य रूप से माता जी के चरण स्पर्श करते हैं तो एक सामान्य शिष्टाचार के नाते करते हैं, पर मेरी माता जी से जब जीवन दान ले रहे थे माननीय श्याम जी, उस समय जिस प्रकार से माननीय श्याम जी ने माता जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उतना 1000 लोगों के बीच में 1000 लोग जहाँ बैठे हों और जहाँ माननीय श्याम जी साष्टांग दंडवत हमारी माँ को कर रहे हैं, मैंने भी नहीं किया कभी ऐसा जो माननीय श्याम जी ने किया। मेरा अश्रु निकल आया उस समय। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम कर्मवीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मवीर में हम आपको मिलवाते हैं उन योद्धाओं से या उन वीरों से जो अपने काम के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर उतरकर अब समाज को ही अपना परिवार मानकर समाज उत्थान में, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है संजय मालवीय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सृष्टि जी। संजय मालवीय जी से हम बातचीत करेंगे, एक्सपीरियंस उनका पूछेंगे, कैसे वो काम करते हैं इस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ अनुभव उनका अभी तक एकल के साथ रहा इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं उनका सफरनामा। श्री संजय मालवीय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आप निवासी, माता पिता द्वारा एकल हेतु जीवन में समर्पित हुए। गुजरात में एकल कार्य के विस्तार में आपका विशेष योगदान। केंद्र दिल्ली, परिवार में 2 पुत्र, एकल में सेवा आयु 15 वर्ष। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और आज के दौर में माता पिता बहुत छोटी आयु में ही बच्चों को नर्सरी स्कूल में पढ़ने लिखने भेजकर शिक्षा और खेलकूद की ओर प्रेरित कर देते हैं। इन सभी अनिवार्यताओं के बीच आज हम ऐसे व्यक्तित्व से आपको परिचय करा रहे हैं जो अबोध अवस्था में ही समाज सेवा, धर्म, राष्ट्र सेवा एवं आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े और प्राथमिक कक्षा में प्रवेश से पूर्व ही अनजाने में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में प्रवेश कर गए। हम बात कर रहे हैं संजय मालवीय जी की, जिनका बचपन शाखा में बीता और जवानी समाज सेवा में। संजय जी बताते हैं कि उनके निवास के समीप ही एक प्राथमिक विद्यालय था जिसके प्रांगण में संघ की शाखा लगती थी और खेल खेल में ही शाखा का प्रारंभ हो गया। इस शाखा को उनके मित्र संतोष सराठे जी के पिता श्री कन्हैयालाल सराठे जी एवं खुशीलाल रघुवंशी जी चलाते थे। उसी के माध्यम से ये क्रम आगे चलकर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा एवं धार्मिक आस्था की ओर अग्रसर हो गया। 6 सितंबर 1966 को जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्मे संजय जी अपने परिवार के साथ 1971 में पैतृक निवास सोहागपुर से जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश आ गए। पिता श्री तेजराम मालवीय जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जबलपुर में सर्विस में थे एवं माता श्रीमती शांताबाई धार्मिक प्रकृति की घरेलू महिला थी। माता पिता की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव संजय जी के जीवन पर पड़ा। सन 2004-05 में सेवा भारती के माध्यम से एकल प्रवेश हुआ, जहां संस्कार शिक्षा, मूल्यांकन विभाग, सत्यापन विभाग, युवा विभाग, संवाद विभाग का कार्य करते हुए आप आज
केंद्रीय अभियान प्रचार प्रमुख के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। संजय जी बताते हैं कि जन जागृति और जमीनी स्तर पर समग्र ग्राम विकास का ये अद्भुत अभियान, जो भूतो न भविष्यति, न ऐसा पहले हुआ था न होने वाला, इसमें कार्य करने वाले ऐसे सेवाव्रती आज के समय में दुर्लभ प्रतीत होते हैं। तो इस सफरनामा को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि संजय मालवीय जी किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतरकर समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एकल के साथ आपका कैसे जुड़ना हुआ? सृष्टि जी, आपको धन्यवाद और एकल भारत टीम को धन्यवाद। सामान्य रूप से तो हमें अपनी बात कुछ बताने का वैसा इच्छा भी नहीं होती है, किंतु ऐसा अवसर है इसलिए आपने पूछा है तो ये चर्चा हुई है। सामान्य रूप से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक हो गया। शिक्षण बाद में ग्रहण किया, पहली कक्षा में बाद में आए। पहले संघ की शाखा जो हमारे नज़दीक स्कूल था, एक रघुवंशी मोहल्ला करके स्कूल था, उस स्कूल में शाखा लगती थी और 5-6 साल का रहा हूँगा मैं। उस समय से ही संघ में प्रवेश हो गया और संघ प्रवेश के बाद से फिर यह क्रम चल निकला, तो आज तक सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और बीच में पत्रकारिता का एक टाइम आया, वो भी किया। पर अभी वर्तमान में एकल अभियान का जो प्रचार विभाग है अपना, उसके प्रमुख के नाते में दायित्व देख रहा हूँ। यानी ये कहें कि आपके खून में ही समाज सेवा है, हाँ, आप ये हम कह सकते हैं। ठीक है संजय जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आध्यात्मिक को लेकर आप बहुत बातचीत करते हैं, इस पर हमेशा लिखते रहते हैं क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। तो ऐसे में क्यों अध्यात्म इतना ज़रूरी है हमारे लिए, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। सृष्टि जी, अध्यात्म सारी समस्याओं का हल है। सही पूछा जाए तो हमारी ही नहीं, देश की ही नहीं, वैश्विक समस्याओं का हल एकमात्र अध्यात्म है। अध्यात्म यदि आपके जीवन में होगा तो आप पुरुषार्थी होंगे, आप सबल होंगे, सक्षम होंगे, धैर्यशील होंगे, कर्मशील होंगे, कर्मवान होंगे और आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कोई जद्दोजहद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन सफल होगा, एक अच्छे कर्मयोगी होंगे। यदि मान लो आप किसी भी रिश्ते में हैं तो एक अच्छे पिता होंगे, अच्छे भाई होंगे, बहनें हैं तो अच्छी बहन होंगी। संस्कार की भी बात आती है, तो संस्कार और अध्यात्म में क्या फर्क है? संस्कार दैनिक जीवन जीने की क्रियाओं के अंतर्गत जो हमारी नैतिकताएं हैं, उनसे जीवन को जीना एक पद्धति होती है, वह संस्कार कहलाता है। और अध्यात्म प्रभु प्राप्ति का है या हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से और उच्च स्तर पर ले जाना, यह अध्यात्म होता है। यानी जिस परमात्मा से हम आए, जिस समुद्र से हम आए, यह बूंद उसी में समाहित हो जाए, यह अध्यात्म। एकल के साथ आपका सफर कितने सालों का हो गया? स्वयंसेवक होने के नाते हम अनुषांगिक संगठनों में काम करते रहे। मैं बजरंग वाहिनी में 1982 की बात है, 83, 84, 86 लगातार, उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। उसी समय बजरंग वाहिनी, अभी बजरंग दल है, बजरंग वाहिनी कहलाता था ये, तो बजरंग वाहिनी से हमारी शुरुआत हुई। और उसके बाद और अनुषांगिक संगठन जैसे मान लो बजरंग वाहिनी तो थी, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती। तो मूलतः मैं भोपाल मध्य प्रदेश से मातृ छाया में सेवा भारती का कार्य करता था। उस समय सेवा भारती ही एकल विद्यालय चलाती थी और मेरा 2004-05 में एकल में आना हुआ सेवा भारती के माध्यम से। बिल्कुल। तो इस सफ़र में आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। एकल की तरफ से बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए। जब हम आज वन यात्रा में जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर नक्सलवादी जो क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं, तो पता चलता है कि एकल के प्रयास से कितने बदलाव हुए। व्यसन को लेकर के कितना मुक्त किया है एकल ने, अपने मतलब प्रयासों से एकल ने बहुत बदलाव लाए। तो ऐसा कोई पल जो यादगार पल आपके लिए था वन यात्रा का मैं पूछूंगी, क्योंकि ऐसे तो आपके पास बहुत सारे यादगार पल होंगे, लेकिन मैं वन यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी कि कभी आप किसी ऐसी जगह पे वन यात्रा में गए हो जहाँ पर रुकना, ठहरना और वहाँ के लोगों से मतलब बातचीत या कुछ थोड़ा सा भी डर हो, वो यादगार पल बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रश्न वैसे तो बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ हैं मेरे साथ में, पर मुख्य रूप से मैं 3 या 4 स्मृतियाँ आपको बताऊँगा। वन यात्रा से संबंधित भी और मेरे जीवन काल में जो दायित्व रहे, उन दायित्वों के अनुसार जो मैं करते चला गया। मेरी शुरुआत 2004-05 में रथ योजना सांस्कृतिक जो अपनी संस्कार शिक्षा है उसके माध्यम से एकल श्रीहरि का जो रथ हो, तो ग्वालियर में प्रथम रथ आया हुआ था। उस समय 5-6 ही रथ थे, तो रथ योजना से मेरी शुरुआत हुई। ग्वालियर मेरा केंद्र था, भोपाल मुख्यालय था, ग्वालियर फिर केंद्र हुआ, संभाग कार्यालय था भोपाल। तो ग्वालियर में रहते ही रथ योजना के माध्यम से हमें भिंड, मुरैना जैसा जो आज डकैत क्षेत्र जिसे बोलते हैं हम,
उस क्षेत्र में सबसे शुरुआत मेरी हुई। वहाँ स्थिति ऐसी थी कि हमें बीहड़ों में जाना पड़ता था रथ को लेके। हमारे 1-2 कार्यकर्ता साथ में रहते थे, मैं तो रथ योजना प्रमुख था, और 2-3 कार्यकर्ता जैसे हमारे पुजारी हैं, रथ प्रमुख हैं, इस प्रकार के 2 और होते थे। तो हमें बीहड़ों में ऐसे गांवों में जाना होता था जहां कल्पना भी नहीं की। उस समय 2004-05 में डकैती क्षेत्र में थोड़ा सा प्रभाव बचा हुआ था, और तो पहले था पर उसमें बचा हुआ था। तो हम ये देखते थे कि हम जिन परिवारों में जाते हैं वहाँ पर हमें माताएं बहनें इस प्रकार से व्यवहार करती थी जैसे मान लो अपने घर का बच्चा आ गया हो। भले डकैत क्षेत्र था, कुछ भी था, किंतु जिनके परिवारों में बाहर का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, वे माताएं हमें परिवार का अपना बच्चा समझ के अपने घर में रखती थी, और पूरी सुरक्षा के साथ में। वहाँ वह क्षेत्र ऐसा था जहाँ एक घर में कहते हैं कि यदि मान लो किसी घर में यदि मान लो बंदूक नहीं है तो वो घर नहीं, इस प्रकार की मतलब धारणा लोगों के अंदर थी। पर बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला, और एक तो वो पल जहाँ डकैती क्षेत्रों में रहने का हुआ। उसके बाद फिर मैं सत्यापन एक विभाग था हमारा, सत्यापन विभाग के माध्यम से मुझे जम्मू कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह ऐसे स्थानों पर भी जाने का अवसर मिला, वहाँ भी सेवा का अवसर मिला। तो सत्यापन में हमें फोटोग्राफी करनी होती थी। उपसंच स्तरीय व्यवस्था वहाँ पर होती थी, 10 गाँव का एक उपसंच कहलाता था। तो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की व्यवस्था। तो हम ऐसे क्षेत्रों में हमें जाना होता था कि जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड यानी ऊपर साइड में आतंकवादी हैं, नीचे साइड में रेसिडेंशियल एरिया है, और बीच में से हमें निकल के जाना है। तो कब क्या हो, एक सुखराम करके और एक सुरेंद्र करके शर्मा हमारे साथी थे, वो मेरे साथ में वहाँ पे रहते थे। तो बताते रहते थे भाई साहब यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पर हमने किया काम, और कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं आई, क्योंकि लोग सब जगह हैं, और जहाँ एकल गया है एकल ने अपना प्रभाव छोड़ा है। ऐसे ही नहीं, आपको कर्मवीर हम कह रहे हैं कि आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहन किया है। ग्राउंड जीरो पर जब आप उतरते थे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता था, लेकिन फिर भी जो समाज सेवा का भाव था वो कम नहीं हुआ, वो इसी तरीके से बढ़ता रहा। और संजय मालवीय जी ने लगातार अपने कदम राष्ट्र निर्माण के लिए बढ़ाए, और ऐसे ही वो लगातार काम कर रहे हैं, अभी भी लगातार करते भी रहेंगे। संजय जी, अभी 22 जनवरी 2024 का जो दिन है वो हम सबके लिए बेहद खास है, राम जन्मभूमि। तो ऐसे में राम मंदिर बना, भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, जिसका इंतजार इतने सालों से सभी लोग कर रहे थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में आपका क्या योगदान था? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राम जन्मभूमि की यात्रा विगत 40-42 वर्ष से तो मैंने प्रत्यक्ष ही देखी है। 82 के बाद से जब आंदोलन शुरुआत हो रही थी, प्रथम संत सम्मेलन था दिल्ली में, उसमें भी हम लोग आए हुए थे। 90 का जो कांड हुआ वो भी प्रत्यक्ष मतलब हमारे सामने ही हुआ है, और 92 की घटना भी हुई, इस प्रकार की घटना उसमें हुई। तो साध्वी ऋतंभरा जी उस समय प्रवास पर रहती थी, युवा थे उस समय, और बहुत तेज था उनके अंदर। और आचार्य धर्मेंद्र जी, हुकुमचंद छावला जी, ऐसे कुछ ऐसे कर्मठ लोग थे जो हमारे यहाँ प्रवास करते थे। और हम संघ के स्वयंसेवक होने के नाते, बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ता होने के नाते उनके साथ में ही रहते थे। और साथ में रहने के नाते क्या हो, जब सभा होती थी तो सारे स्वयंसेवक उस मंच के आसपास रहते थे। तो साध्वी ऋतंभरा जी बोलती थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी पवित्र राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित संस्थान है जिसके कार्यकर्ता आज भी बोले मेरे मंच के आसपास होंगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसी उनकी धारणा थी। और हम फिर चलते गए, और काफ़ी लंबे समय पर उनका हमने प्रवास कराया। तो राम जन्मभूमि का तो इस प्रकार से चलते रहा, 92 का समय आया। फिर इसके बाद में जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता गया राम जन्मभूमि का, वैसे वैसे उसमें लोगों में ऊर्जा आते रही, और लोग प्रेरित होते चले गए, और फिर ये घटना हुई। फिर इसके बाद सबसे बड़ी घटना जो अभी जैसे आपने नाम लिया 22 जनवरी वाला, उस समय मैं नागपुर में था, खेल कूद प्रतियोगिताएँ चल रही थी, और उसी समय वह कार्यक्रम था। तो हम तो खेलकूद प्रतियोगिताओं में लगे हुए थे। लाइव देखा था आपने? लाइव देख रहा था मैं, मेरे साथ में ब्रजेश जी हमारे संपादक जी वो भी थे, दुर्गेश जी त्रिपाठी भी थे साथ में, मैं बीच में बैठा हुआ था। तो पल देख के यानी अश्रुधारा बह गई, यानी बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई कि इतने 40 वर्षों 50 वर्षों का जो संघर्ष हम खुद अपने आँखों से अपने हाथों से करते आए, और वह आज हम पल देख रहे हैं। बहुत अद्भुत पल था और अविस्मरणीय पल था। बिल्कुल। अगर जैसे संघर्ष की बात की जाए, राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत संघर्ष लोगों ने किया, इतने सालों का इंतजार का फल भी सबको मिला। भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अगर आज के युग की बात करें, मॉडर्न लाइफ की, तो क्या आपको वो भक्ति, वो भाव दिख रहा है आज के युग में?
बिल्कुल युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्व हम जिन बातों को कह नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, व्यक्त नहीं कर सकते थे, आज व्यक्ति मौलिक स्वतंत्रता हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, बात अपनी खुल के कहते हैं, नेट पे भी देखते हैं, सर्च करते हैं, कितनी चीज़ें आप खुल के अब सामने आने लगी हैं। इसलिए लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर भक्ति का जागरण हो रहा है, साहस बढ़ रहा है, अपनी बात कहने का दम आ रहा है। और सांस्कृतिक रुझान बच्चों में भी हम देखते हैं कि सांस्कृतिक रुझान हुआ, सोशल मीडिया का पूरा टाइप बदल गया। ऐसे पोस्ट आज से पहले नहीं देखे, ऐसे अच्छे पोस्ट, समाज सेवा के पोस्ट, बदलाव के पोस्ट भी यानी अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है। रुझान बिल्कुल हो रहा है और आगे चल के बहुत भविष्य खुशहाल होगा। बिल्कुल। एक खास दिन की मैं बात करूंगी, यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी गांधी शांति पुरस्कार का। एकल के लिए वो दिन बहुत ही ज्यादा अहम था, क्योंकि एकल ने अब तक जितने प्रयास किए हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इस दिन एकल को वो फल मिला उनके प्रयासों का। एकल के लिए वो दिन खास था, लेकिन आपके लिए भी वो दिन बहुत खास था। ये हम दर्शकों को बताएंगे, संजय जी से ही पूछेंगे कि वो पल इनके लिए क्यों खास था। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2017 दिया जा रहा है एकल अभियान ट्रस्ट को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री मांगीलाल जैन, ट्रस्टी एकल अभियान ट्रस्ट। ये वीडियो आपने देखा, संजय जी की खुशी आप समझ गए होंगे इस वीडियो में ही देखकर। अब आप अपने तरफ से बताइए कि वो दिन आपके लिए कितना खास था संजय जी। जब कोई तपस्या फलित होती है, माननीय श्याम जी ने जिस प्रकार से तपस्या की, संगठन ने, संघ ने जिस प्रकार से तपस्या की, उसका परिणाम था कि हम बहुत कम स्कूलों से, 2000 स्कूल, 3000 स्कूल से, मतलब जब शुरुआत जहाँ से हुई वो तो एक संच से ही हुई थी, पर आज 1 लाख स्कूल पे जब हम पहुँचे और उसमें जब ये सफलता मिली गांधी शांति पुरस्कार की, तो वास्तव में वह दिन तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। मेरे लिए विशेष रूप से इसलिए और बड़ा है कि इसके बाद कार्यकर्ता सम्मान समारोह, चूँकि कार्यकर्ताओं ने जो किया उसके परिणाम स्वरूप ये सब हुआ। ये सब जानते हैं कि कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर यदि काम नहीं करता तो ये हम कैसे प्राप्त, अनुदान केंद्रों की और हमारी जो समितियाँ उनका तो योगदान है ही, पर कार्यकर्ता ग्रास रूट पर काम करता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कार्यकर्ता सम्मान समारोह कलकत्ता में रखा गया था। कलकत्ता में करीब 22-25 कार्यकर्ता थे, उन लोगों को चयनित कार्यकर्ता थे, वो प्रतिनिधि थे सबके, बाकी सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है ये चाहे संघ प्रमुख हो चाहे आचार्य हो, सभी का सम्मान था, पर प्रतिनिधि बतौर वो सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे थे एक सम्मान के रूप में। तो वहाँ पहुँचे तो माननीय श्याम जी ने ही सारे लोगों को बुलाया, उनका सम्मान किया, और वह अद्भुत पल था हमारे लिए। जब कार्यकर्ताओं को सम्मान किया जा रहा था तो एक अद्भुत ही दृश्य था, बहुत अद्भुत दृश्य था और बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, संस्थान के लिए भी, मेरे लिए भी। संजय जी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब श्याम जी सर से हम बात करते हैं तो उन्होंने भी हमें कई सारी ऐसी कहानियाँ बताई कि ऐसे गांव में भी वो कई बार गए हैं जहाँ पर घर में कितने भी लोग हों लेकिन उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही वस्त्र होता था। ऐसी भी जगह उन्होंने देखी हैं, वहाँ पर उन्होंने काम करने की ठानी, वहाँ पर बदलाव लाने का प्रयास किया कि आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर संसाधन कितनी ज़्यादा कमी है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। एकल श्रीहरि रथ जब एक गांव में गया, वहां पर मैंने सुना कि लोगों को ये तक नहीं पता था कि आरती करनी कैसे, भगवान के बारे में उन्हें नहीं पता था, फिर उन्हें बताया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एकल जिन आयामों में काम कर रहा है वो उन्हीं आयामों में काम कर रहा है जहां जहां कमियां हैं। तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जो आपको लगा कि नहीं, सच में बदलाव की जरूरत है और हम जो काम कर रहे हैं वो सच में विकास की तरफ ले जा रहा है भारत को? बिल्कुल सृष्टि जी, आपने बहुत मार्मिक प्रश्न किया है ये। इसमें मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूँगा कि मैंने पहले तो माननीय श्याम जी के त्याग के संबंध में बात करूँगा, कैसे हम कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, कैसे उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि कार्यकर्ता अपना बन के रहे, अपनी आत्मा से जुड़ जाए। मैं स्वयं की एक घटना बताता हूँ। जीवनदान कार्यक्रम था, जीवनदान कार्यक्रम होना था विज्ञान भवन भोपाल में,
माननीय श्याम जी थे, वहाँ के मंत्रालय के भी कुछ लोग थे, और मेरे साथ 2 साथी और थे। उनका जीवनदान कार्यक्रम था। उस जीवनदान कार्यक्रम में हम जैसे सामान्य रूप से माता जी के चरण स्पर्श करते हैं तो एक सामान्य शिष्टाचार के नाते करते हैं, पर मेरी माता जी से जब जीवनदान ले रहे थे माननीय श्याम जी, उस समय जिस प्रकार से माननीय श्याम जी ने माता जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उतना 1000 लोगों के बीच में 1000 लोग जहाँ बैठे हों और जहाँ माननीय श्याम जी साष्टांग दंडवत हमारी माँ को कर रहे हैं, मैंने भी नहीं किया कभी ऐसा जो माननीय श्याम जी ने किया। मेरा अश्रु निकल आया उस समय। मैंने सोचा ये मेरे बड़े भाई हैं और इनका सम्मान मेरे मतलब जिस प्रकार की छवि एक मेरे अंदर उनकी बनी वो एक अलग ही थी। और उस दिन से एक कायदा एक ऐसा सम्मान के बस कह नहीं सकते इसे। जो सर आप तो उस टाइम वहाँ पर थे, उस पल को आपने देखा, सुनकर ही मेरी आंखें नम हो गई कि वो पल आपके लिए कितना अच्छा पल होगा, क्योंकि आपकी माता जी के सामने मतलब जीवन दान जो कार्यक्रम आपने बताया। ऐसे कई सारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार एकल के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की या एकल के साथ जो नारी शक्ति जुड़ी हुई है, कई बार दिक्कत आपको भी आई होगी उन्हें जोड़ने के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, जब हम परिवार समझ के जब निकलते हैं ना, जैसा हमारा घर, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इस प्रकार का समझ के जब हम सामने निकलते हैं और ऐसे हमारे जब भाव होते हैं किसी परिवार के प्रति, तो अपने आप ही उस परिवार के भाव भी वैसे बन जाते हैं, निश्चित ही बन जाते हैं। हमारे मन में कोई कलुष नहीं है। देश सेवा के लिए निकले हैं, भारत माता की राष्ट्र की सेवा के लिए निकले हैं, तो वह परिवार हमारा ही परिवार है। पूरे देश में, मैं छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु, किसी भी पूरे देश के चारों कोने में जहाँ कहीं भी गया, किसी भी परिवार में मुझे आज तक यह नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ। ऐसा लगता ही नहीं घर से बाहर, ऐसा लगता है मैं अपने घर में ही आ गया हूँ। कोई, क्योंकि सारे परिचित। अच्छा, भाषा का भी अंतर नहीं। आंध्रा में गए, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ पे गए तो भाषा उनकी डिफरेंट थी, किंतु भाव, भाषा से बढ़कर भाव होता है। प्रेम और भाव इस प्रकार के होते हैं कि बिल्कुल वो परिवार जैसा अपना समझते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की कोई कठिनाई ऐसी अभी तक नहीं है। बिल्कुल। प्रवास की भी आपने बात की कि आप बहुत जगह गए हैं, लगातार आपका प्रवास होता ही रहता है, तो ऐसे में कोई ऐसा प्रवास जो यादगार आपके लिए रहा हो, जहाँ से आपका आने का मन न किया हो? ये दो बातें हैं। एक तो दुख भरी बात भी है। मैं डोडा किश्तवाड़ की जहाँ तक आपसे बात कर रहा था, डोडा किश्तवाड़ में हम जब प्रवास करके वहाँ से सत्यापन करके मैं लौटने के बाद कुछ समय की ही बात है। मेरे लौटने के शायद 15 या 1 महीने की बात है। रात्रि में 3 या 4 बजे मैं सो रहा था। सोते ही समय मुझे ऐसा कुछ आभास हुआ। वो बच्चे से मेरा प्रेम हो गया। बहुत छोटी उम्र थी, 16-17 साल का रहा होगा, पर संस्कृत था, और उससे मेरा बहुत लगाव हो गया। उसके परिवार में भी हम गए वहाँ पर, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। हमारे जो 8-10 कार्यकर्ता थे, 8 या 10 कार्यकर्ता थे, एक जीप के अंदर थे और वो शायद जम्मू आ रहे थे, और आते या जाते समय रात्रि का टाइम था और पूरी जीप, वो नदी थी रावी, कौन सी नदी ध्यान नहीं आ रहा, उसमें पूरी मतलब गाड़ी समा गई थी। उसमें 5 या 6 कार्यकर्ता हमारे साथ थे। 3-4 बजे की घटना है ये। मुझे एकदम से स्मृति आई कि ऐसा कुछ हुआ, तो एकदम उठने के ठीक 10-15 मिनट के अंदर ही मेरे पास फ़ोन आता है सुरेंद्र जी का, और उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया। चूँकि मेरा परिचय था उनसे, कनेक्टिविटी अच्छी थी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसी घटना। तो उस समय मेरे अभिभावक थे हैदराबाद पुलिस अकेडमी DGP महेंद्र शुक्ला जी। तो महेंद्र शुक्ला जी को उतने ही टाइम मैंने 4 बजे आशा दी थी हमारी, उनकी मिसेज, और वो मेरा अभिभावक थे। तो मैंने फ़ोन किया उतने टाइम, तो उनने भी कहा कि 4 बजे 5 बजे रात के संजय का फ़ोन आ रहा है, बात क्या है? तो फ़ोन उठाया उनने, और उठाने के बाद में उनने पूछा संजय क्या हुआ? फिर मैंने बताया दीदी ऐसी बात है, हमारे 3 या 4 कार्यकर्ता हैं और ऐसे एक्सीडेंट हो गया और बहुत खतरनाक हुआ। उसी समय हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय स्नेहपाल जी, उनको फ़ोन किया, और कोई तो नहीं जा सकता था, पर स्नेहपाल जी वहाँ पे गए, और जाने के बाद भी जो कुछ भी हुआ, पर वह मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी दुखद घटना है कि इतना चाहता था मैं उस बच्चे को, और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इतनी ऐसी घटना, एक घटना। दूसरी घटना दंतेवाड़ा की है। दंतेवाड़ा में ये था कि जहाँ 8 बजे के बाद नहीं, 7 बजे के बाद नहीं, दिन में भी नक्सलवाद के कारण दिन में भी लोगों को जाना आना मुश्किल थे। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार थे, भारत माता की आरती करते थे। मैं युवा प्रमुख था उस समय, और युवा भारत अभियान का संयोजक था। तो उस समय हमने जब दंतेवाड़ा में रात्रि में कार्यक्रम किया,
वह कार्यक्रम रात में 11-12 बजे तक भी चलते रहा और कोई घटना नहीं, कहीं कुछ नहीं। सारे लोगों ने बड़े प्रेम पूर्वक सुना, क्योंकि वो सारे वनवासी जो आदिवासी लोग हैं वो अपने ही हैं, कोई बाहर का कुछ नहीं है। और एकल जहाँ जहाँ भी काम किया है प्रेम पूर्वक काम किया है और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। तो ऐसे टिपिकल और चैलेंजिंग वाले क्षेत्र यानी चुनौती भरे क्षेत्रों में हमने काम किया। एक सवाल मेरे मन में है, काफ़ी समय से है, मैं वो पूछना चाहूँगी कि जब गौग्राम कुंभ हुआ भी तो डॉक्टर लल्लन शर्मा जी ने एक बात कही कि हमारे सेवाव्रती जो हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कई बार ऐसे जगह में भी गए हैं जहाँ पर खाने के लिए अन्न नहीं होता था, तो उनसे ये कह दिया जाता था कि आप अभी जाइए और हमारे पास आपको भोजन देने के लिए नहीं। तो मतलब ऐसे जगहों में ऐसे दिन भी आप लोगों ने देखे हैं, फिर भी आप लोगों ने कदम पीछे नहीं हटाए और लगातार आप काम कर रहे हैं। तो उस पल के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी, उसके बारे में कि क्या था, इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन सा वो जगह थी। हालांकि आज वैसी परिस्थितियाँ नहीं है जैसा कि बताया भाई साहब ने, पर एक समय ऐसा था निश्चित रूप से। मैं गुजरात में डांग एक ज़िला है, आपने नाम सुना हो, ज़िला डांग, बहुत इंटीरियर एरिया जहाँ पे मतलब कोई संसाधन कोई प्रकार की बात नहीं थी। तो उस समय ऐसा था कि सामान्य बात थी वहाँ धर्मांतरण हो जाना, पब्लिक मतलब मिशनरियों का काम था और धर्मांतरण हो जाना बिल्कुल मामूली बात थी। पर वहाँ पर भी स्थितियाँ अभी काफ़ी बदल गई हैं और इस प्रकार से था कि रहने को भी व्यवस्था नहीं, खाने को भी व्यवस्था नहीं, ऐसी स्थितियाँ वहाँ पे थी। किंतु सरकारों के प्रयास के बाद में वहाँ पे स्थितियाँ बहुत सुधरी हैं। और हम जब गांव में जाते हैं तो गांव में ये नहीं देखते हैं कि इसके पास क्या कमी है क्या नहीं है, जैसी स्थिति वहाँ पर होती है, जैसी व्यवस्थाओं में वो रहते हैं, रखना चाहते हैं, हम उन्हीं में ढल जाते हैं और ढलने के बाद में बिल्कुल परिवार जैसा माहौल हो जाता है। तो ईश्वर करे अब ऐसी स्थितियाँ ना हो कहीं भी। लेकिन एकल में तो बहुत बदलाव, एकल की तरफ से बहुत बदलाव। बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जुड़ने वाला ये पहला संगठन है जो 1 लाख विद्यालय गाँव के अंदर चला रहा है, जहाँ कोई भी नहीं पहुँचा है, जहाँ पे आज से 200 साल पहले 150 साल पहले मिशनरियाँ पहुँच गई पर हम लोग नहीं पहुँच पाए, किंतु एकल पहुँच गया। और एकल के पहुँचने के बाद पूरे देश के अंदर बदलाव आ रहा है और देखने को मिल रहा है, भविष्य में और ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, आप कर्मवीर हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से एक संदेश आज के यूथ के लिए तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे आप एकल भारत के दर्शकों को, यूथ को? आज के यूथ को और दर्शकों को भी मैं संदेश कह दूंगा, इतनी हैसियत तो मेरी नहीं है संदेश देने की, आपको बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, फिर भी मैं युवाओं से कहूँगा कि आप नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे शास्त्रों के अध्ययन में जरूर रुचि लें। यदि आप हमारे शास्त्रों में उनका अध्ययन करेंगे, उनके अंदर यदि रुचि लेंगे तो आपको जीवन जीने का, गीता जैसी चीज़ एक ऐसी है कि गीता जैसे शास्त्र को पढ़ने के बाद में जीवन में वो जो बदलाव आएगा वो कल्पना भी युवा नहीं कर सकता है। युवाओं को इस तरफ प्रेरित होना चाहिए और हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है वो हो रहे हैं। और सामान्य रूप से सभी से कहना चाहूँगा कि एकल से आप जुड़िए और एकल से जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एकल अभियान क्या है और कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे ग्राउंड जीरो पर जा करके ज़मीनी स्तर से जुड़ करके आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। ये वो वीर हैं जो राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं ज़मीनी स्तर के साथ जुड़कर, या हम कम शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एकल अभियान के जो पिलर हैं वो इन जैसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही सेवाव्रती हैं जिन्हें हम अपने खास कार्यक्रम कर्मवीर में शामिल करते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और ये बताने का आपको प्रयास करते हैं कि कैसे इतने संघर्ष के साथ भी वो समाज निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। तो आज के हमारे गेस्ट संजय मालवीय जी थे, हमने उनके सफरनामा को भी आपको दिखाया, उनके एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। आप भी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और एकल भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज के इस कर्मवीर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।